हे गुड इवनिंग क्लास 7। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का पढ़ाई वढ़ाई घर पर बढ़िया चल रहा होगा। जो इस चैप्टर हीट से संबंधित मैंने जो पिछले हफ्ते में वीडियोस भेजा था, उन वीडियोस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उन वीडियोस को देखा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। आप घर पर ही रहकर पढ़ाई करते रहिए, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, कोरोना डिजीज़ है, वो अभी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और भयावह रूप ले चुका है, जिससे निकट भविष्य में तुरंत इजाद मिलना नज़र नहीं आ रहा है ना। तो इन्हीं माध्यमों से आप लोगों का पढ़ाई जो है वो चलता रहना चाहिए। पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पढ़ाई आपके मानसिक विकास और आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लंबे वक्त तक अगर आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, लंबे वक्त तक पढ़ाई से दूर होने पर आपका जो भी पहले मेहनत किया हुआ, पढ़ाई के ऊपर किया हुआ काम है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पढ़ाई करते रहें। घर में एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा। और उतने वक्त भी अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप उस रिदम में रहेंगे कि कभी भी जब स्कूल खुलेगा तो उस वक्त आप लोगों को वापस अपने पढ़ाई से जुड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत कम वक्त में आप मेकअप कर लीजिएगा पढ़ाई को, ठीक है। इसलिए जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह स्कूल से मिल रहा है आपको, उस वीडियोस के थ्रू आप अपना घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिए। जिनके पास बुक्स है, बहुत अच्छी बात है, बुक्स के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियोस जो है चैप्टर से संबंधित, बुक से संबंधित पढ़ाया जा रहा है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए स्कैन्ड कॉपी ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं, आप अपना बुक ले लीजिए और बुक लेकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने फ्राइडे को पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो पढ़ाई किया था वो था कंडक्शन, है ना। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, है ना। दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट ट्रांसफर कैसे होता है ना, उसके बारे में हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा था। जिसमें मेटल रॉड करके एक एक्सपेरिमेंट था, विच वाज एक्सपेरिमेंट 4.6, ठीक है। तो उन सब के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर में बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज कन्वेक्शन, है ना। तो आप पढ़े थे कि जो कंडक्शन ऑफ हीट, जो एक्सचेंज ऑफ हीट है या हीट का जो ट्रांसफर होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, उसमें तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। वन इज कॉल्ड कंडक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड कन्वेक्शन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज रेडिएशन, है ना। तो कंडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, आगे बढ़ रहे हैं कन्वेक्शन की ओर। कन्वेक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे, कन्वेक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे, कन्वेक्शन भी एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज। किसी दो बॉडीज के बीच में हीट के एक्सचेंज करने का ही एक प्रोसेस है कन्वेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो बॉडीज होते हैं जिनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, वो बॉडीज बेसिकली कैसा होता है? दीज बॉडीज आर जनरली कंसिडर्ड एज लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब ये जो मेथड है, कन्वेक्शन जो मेथड है, थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज, यहाँ पर जो दो बॉडीज होंगे वो कैसे होते हैं? दे आर इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। मतलब कन्वेक्शन जो है वो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब कोई दो लिक्विड के बीच में, है ना, या लिक्विड, एक ही लिक्विड अगर है तो उसमें लिक्विड में हीट का एक्सचेंज कैसे होता है, या अगर गैस है तो गैस में हीट का एक्सचेंज कैसे होता है ना। तो वही जो है, जो प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो डेफिनेशन अगर कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन, है ना, व्हाट इज कन्वेक्शन, तो आप बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड्स और गैसेस के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। The process in which there is there is exchange of heat in liquids and gases, है ना। This process of heat exchange is known as
कन्वेक्शन। तो बोलेंगे इस मेथड के थ्रू हीट का एक्सचेंज सॉलिड्स में भी होता है, बोलेंगे नहीं, सॉलिड्स में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो प्रोसेस होता है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज होता है सॉलिड्स, दो सॉलिड्स के बीच में, है ना, या कोई एक सॉलिड अगर है तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे 4.6 में, जिसमें एक मेटल रॉड था जिसके एक एंड पर कैंडल जला दिए, तो उसमें कैसे हुआ था, इस एंड पर से हीट एक्सचेंज होते हुए दूसरे एंड तक पहुंच गया था, है ना। तो वो क्या प्रोसेस था, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सॉलिड्स, है ना। सॉलिड मटेरियल में पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके से हीट का एक्सचेंज होता है वो कंडक्शन था। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, ये प्रॉपर्टी कन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ना। कैसे किसी लिक्विड में मौजूद पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे में हीट का एक्सचेंज करता है, ऑब्वियस सी बात है, हीट का एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, हीट किसी एक हॉटर सरफेस पर से एक कोल्डर सरफेस की ओर हीट एक्सचेंज होता है। मतलब जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी देता है ना, और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी गेन करता है ना। इसी प्रोसेस को हम एक्सचेंज ऑफ हीट कहते हैं या हीट ट्रांसफर कहते हैं, या ये कहिए ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं, ठीक है। तो जब लिक्विड और गैसेस होते हैं तो उसमें कन्वेक्शन कैसे होता है ना। तो ध्यान रखेंगे किस प्रिंसिपल पर, किस आधार पर कन्वेक्शन प्रोसेस वर्क करता है ना। तो आपको वो बात याद दिलाते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, है ना, तो जब स्टेट उसका सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी स्टेट हो, जब कोई ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना। जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी स्टेट में हो, है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, लिक्विड ऑब्जेक्ट हो या गैसियस हो, है ना, जब हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करने लगता है ना। तो जब टेम्परेचर राइज करता है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट के जो अंदर मौजूद पार्टिकल्स है, जो 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 कि उसका मिनिमम ग्रेड माना जाएगा, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा कण जो होगा, पार्टिकल, है ना, वो क्या होता है, उनका मोशन बढ़ जाता है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही हीट एनर्जी गेन करता है कोई एक ऑब्जेक्ट, तो हीट एनर्जी गेन करने पर टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मिल करके किसी ऑब्जेक्ट को बनाता है, तो पार्टिकल्स मिल करके एटम बनाता है, बहुत सारा एटम मिल करके सर्टेन मास ऑफ कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, कुछ वजन वाला कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता है ना। इसीलिए तो डेफिनेशन में आप पढ़े होंगे, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो जब तक पार्टिकल नहीं होगा तो पार्टिकल के बगैर एटम नहीं होगा, एटम नहीं होगा तो एटम के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो उसका मास कैसे होगा, बात सुन में आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, जैसे ही कोई लिक्विड, क्योंकि कन्वेक्शन किस, एक्सचेंज ऑफ हीट किस मीडियम के लिए है, कन्वेक्शन केवल लिक्विड एंड गैसेस के लिए होता है ना, सॉलिड के लिए कंडक्शन होता है, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस में जब देयर इज सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, या ये कहिए कि कोई भी लिक्विड जब किसी अपने से ज्यादा टेम्परेचर वाले हॉटर ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके कारण कन्वेक्शन प्रोसेस उस लिक्विड के अंदर देखा जा सकता है या कन्वेक्शन होता है ना। तो प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई लिक्विड का पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मोशन बढ़ जाता है, और मोशन बढ़ने पर वो हॉटर सरफेस से दूर होने लगता है, हॉटर सरफेस से दूर भागने लगता है, और उसके दूर भागने का जो जगह खाली हो गया, उस जगह को कोल्डर पार्टिकल, कम टेम्परेचर वाला पार्टिकल आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। उसको इस डायग्राम के माध्यम से अगर समझिए, है ना, ये एक कंटेनर है ना, इसी एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट आपको एक्टिविटी 4.7 में दिया हुआ है ना। ये एक मान लीजिए बर्नर है जो कि इसको, इस कंटेनर को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है।
ये इसको फ्लेम सप्लाई कर रहा है, मतलब ये कहिए कि इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इस कंटेनर के अंदर थोड़ी देर के लिए 3/4 क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फिल कर दिया गया, ठीक है। इसके अंदर 3/4 वॉल्यूम, जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 2/3 या 3/4 क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब वाटर तो लिक्विड है ना, तो बोलेंगे इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में इन बहुत सारा करोड़ों पार्टिकल्स ऑफ वाटर होगा, वाटर का बहुत सारा पार्टिकल होगा, लेकिन वो पार्टिकल जो इसके बॉटम में सबसे नीचे है ना, जो कि सबसे नीचे पार्टिकल होगा, वो इस जो कंटेनर है उसके बेस पर, जहां पर हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो सबसे पहले इस कंटेनर का कौन सा भाग गर्म होगा, कौन सा भाग हीट एनर्जी गेन करेगा, ये वाला भाग है ना। तो ये वाला भाग जो है ये हीट एनर्जी गेन करना शुरू करेगा, ठीक है। जब ये हीट एनर्जी गेन करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये जो बेस है ये गर्म होने लगेगा, ये जो बेस है ये गर्म होने लगेगा। क्या होगा, ये गर्म होने लगेगा। जब ये गर्म होने लगेगा तो उस दौरान होगा क्या, जब ये हॉट होने लगेगा, जो कंटेनर का बेस है, जो पेंदी है उसका, वो जब गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो मौजूद वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसका वो पार्टिकल जो बेस पर मौजूद है ना, करोड़ों पार्टिकल्स, तो इस इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में करोड़ों पार्टिकल्स मौजूद है, लेकिन उन करोड़ों पार्टिकल्स में वो पार्टिकल जो इस हॉट सरफेस के नजदीक है या उससे सटा हुआ है, उसको गर्म होने का चांस पहले मिलेगा, वो जल्दी वो पहले गर्म होगा, है ना। और वो पार्टिकल जो मान लेते हैं पार्टिकल ऊपर में है ना, वो पार्टिकल जो है इनको गर्म होने का चांस बाद में मिलेगा। तो जो पार्टिकल्स नीचे है वो क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, जैसे ही वो बेस के संपर्क में आएगा, जैसे ही वो बेस के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, गर्म होने के कारण वो ऊपर की ओर उठना शुरू होगा। क्या होगा, ये सब का सब ऊपर की ओर उठना शुरू होगा, ठीक है। ये सारा का सारा पार्टिकल जो बॉटम में गर्म सरफेस के से सटा हुआ है, वो गर्म होने के कारण क्या होगा, नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है। हीट एनर्जी सप्लाई करने के कारण जो बेस ऑफ कंटेनर है, जो बर्तन है, उसका जो बेस है वो गर्म होने लगेगा। गर्म होने लगेगा तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर इसके अंदर मौजूद जो पानी है, उस पानी का पार्टिकल्स जो इस बेस के संपर्क में है, जो सबसे नीचे बर्तन के सबसे पेंदी में बैठा हुआ जो पानी का पार्टिकल्स है, वाटर का पार्टिकल्स है, वो उसको पहले गर्म होने का मौका मिलेगा, है ना। उसको गर्म होने का मौका पहले मिलेगा क्योंकि वो कंटेनर के बेस में बर्तन के सबसे निचले वाले भाग में सटा हुआ है ना। तो जब वो गर्म होगा तो क्या होगा, गर्म होने पर वो हीट एनर्जी गेन करने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, उसका मोशन जो है वो बढ़ने लगेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहे हैं, जब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर राइज करता है तो उसके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ने लगता है। तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ने के कारण ये जो बॉटम में मौजूद जो वाटर पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर उठने लगेगा, और इसके द्वारा खाली किया हुआ जो जगह है वो इसके ऊपर जो मौजूद वाटर पार्टिकल्स है वो उसका जगह आके ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। वो उसका जगह आके नीचे ले लेगा। तो क्या होगा, एक पूरा इस तरीके का चेन बन जाएगा, है ना। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, बात समझ आया। ये एक तरह का साइकिल बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। नीचे से पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर जाएगा, और ऊपर का जो ठंडा पार्टिकल्स है जिसको अभी गर्म होने का मौका नहीं मिला है वो नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा, थोड़ी देर तक जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर मौजूद लाखों करोड़ों पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है वो सब इस साइकिल, इस रोटेशन के कारण नीचे से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, गर्म पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर का ठंडा पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो इस साइकिल के कारण क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे वो पार्टिकल्स जो जिनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना। उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी देर में कभी तो ऐसा वक्त आएगा
जब इसके अंदर मौजूद जितना भी पार्टिकल्स, लाखों करोड़ों जितना भी वाटर पार्टिकल्स मौजूद है, उन सब का संपर्क इस बर्तन के बेस से होगा। उन सब का संपर्क कभी ना कभी इस बर्तन के बेस से होगा। जब बर्तन के बेस से हर एक पार्टिकल टकराने लगेगा और आके उससे सटने लगेगा, तो हर एक पार्टिकल को हीट एनर्जी गेन करने का मौका मिलेगा। हर एक पार्टिकल को जब हीट एनर्जी का गेन करने का मौका मिलेगा, तो क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर मौजूद जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जितना भी पानी है, वो सब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो धीरे 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 इस पूरे कंटेनर में मौजूद जो टेम्परेचर, अगर उसको थर्मामीटर डिप करके देखेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर जितना भी पानी है, वो पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, कभी तो ऐसा होगा जब जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जो पानी है वो खौलने लगेगा, और खोलते खोलते क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या साबित करता है, ये पूरा जो प्रोसीजर है, पार्टिकल्स का गर्म होकर नीचे से ऊपर जाना और ठंडे पार्टिकल्स का ऊपर से नीचे आना, फिर उसको गर्म होकर के नीचे से ऊपर जाना, फिर और पार्टिकल्स, ठंडे पार्टिकल्स का ऊपर से नीचे आना, ये पूरा चक्र चलता रहेगा। ये पूरा चक्र, गर्म होकर नीचे से ऊपर जाना और ठंडे पार्टिकल्स का ऊपर से नीचे आना, ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। इस पूरे साइकिल में क्या होगा, धीरे धीरे कभी तो ऐसा होगा कि इस कंटेनर के अंदर मौजूद जो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है वाटर का, वो सब का सब जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सब के सब का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पूरे कंटेनर के अंदर जो मौजूद पानी है वो खौलने लगेगा, है ना। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक्टिविटी 4.7 दिया हुआ है। एक्टिविटी 4.7 में पूरी कहानी तो यही है, बस एक चीज और है। कह रहा है क्या, कि बर्नर को बर्न करने के पहले, जो फ्लेम देने वाला बर्नर है उसको जलाने के पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक तरह का सॉल्ट होता है, नमक होता है, जिसका कलर जो है ना ब्लू होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर, डार्क ब्लू कलर का होता है ना। तो उसका एक छोटा सा पिंच, है ना, जैसे घर में जो हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं उसका दाना होता है ना, तो पोटेशियम परमैंगनेट का मान लीजिए एक इतना बड़ा क्रिस्टल, इतना बड़ा, है ना, मान के चलिए जैसे चीनी के दाने इतना बड़ा, चीनी के दाने इतना बड़ा 3-4 दाना पोटेशियम परमैंगनेट का इस कंटेनर में शुरुआत में ही डाल देंगे, बगैर बर्नर को जलाए हुए। बर्नर को जलाने के पहले ही उस 3-4 दाना जो है, 3-4 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डाल देते हैं। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा, क्या होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पानी में घुलने लगेगा, पानी में घुलने लगेगा। और पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे समय बीतने लगेगा, जब पूरा का पूरा पानी खौल जाएगा तो क्या होगा, पूरे पानी का कलर आपको ब्लू दिखेगा, है ना, बिकॉज इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। दुनिया का हर एक सॉल्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है ना, पढ़े होंगे आप, है ना। तो जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो है सॉल्ट। पोटेशियम परमैंगनेट इसमें पहले से डाल के रखे थे। तो जब बर्नर को हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो ये जो साइकिल ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स है कि वार्मर पार्टिकल्स इज मूविंग अपवर्ड एंड कोल्डर पार्टिकल्स आर कमिंग डाउनवर्ड। जो गर्म हुआ हुआ वाटर पार्टिकल्स है वो नीचे से ऊपर जाएगा, और ठंडा पार्टिकल्स जो है वो ऊपर से नीचे आएगा। ये चक्र चलते रहेगा, और इस चक्र चलने के दौरान जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है वो पूरे के पूरे वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ये डिजॉल्व होना क्या बताता है, कि सॉल्ट तो वाटर में डिजॉल्व होगा ही, लेकिन ये क्या बताता है, जो चेंज इन कलर है, अगर ऐसा होता कि हर एक पार्टिकल्स ऊपर से नीचे नहीं आता तो पूरे के पूरे पानी का रंग नहीं बदलता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या होगा, कि नीचे का पार्टिकल्स ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आएगा, और ये चक्र चलता रहेगा। और इस चक्र चलने के दौरान क्या होगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा कंटेनर का पानी खौलने लगेगा। जब पूरा का पूरा पानी खौलने लगेगा तो वो जो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, जो कि एक सॉल्ट है, वो इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, जो कि ये बताता है
कि कन्वेक्शन जो है वो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल सच दैट द कोल्डर पार्टिकल्स मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ लिक्विड और गैस, कोई लिक्विड हो या गैस हो, उसका वार्मर पार्टिकल्स, हॉटर पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है और जो कोल्डर पार्टिकल्स है वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। इस रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स को ही हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। इस रोटेशन, ये जो रोटेशन का साइन बनाया हुआ है ना, रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स, वार्मर पार्टिकल्स का नीचे से ऊपर, वार्मर मतलब गर्म, वो पार्टिकल जो गर्म हो चुका है ना, जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो नीचे से ऊपर जाना, और कोल्डर पार्टिकल्स जिसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का बेस है उसके कंपैरिजन में वो पार्टिकल्स जिसका टेम्परेचर कम है उसको कोल्डर पार्टिकल कहेंगे। तो जो पार्टिकल्स का ये जो नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर कौन जाता है? वार्मर पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ऊपर से नीचे कौन आता है? वो पार्टिकल्स जिसका टेम्परेचर कंपेयर टू ये पोर्शन, ये जो बॉटम पोर्शन है इसके तुलना में जिसका टेम्परेचर कम है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। और ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। ये जो साइकिल चलता रहता है इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। बात समझ में आ गया? इसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन करंट। तो पूरा का पूरा जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ exchange of heat between the particles of liquid or gases is known as convection, है ना। but this convection process किस बेस पर काम करता है? जिस बेस पर काम करता है वो क्या है कि हॉटर पार्टिकल्स जो है वो हॉट सरफेस से दूर होता है और जो कोल्डर पार्टिकल्स है वो हॉटर सरफेस के नजदीक आता है। ये जो प्रोसेस है इसी प्रिंसिपल पर कन्वेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। पूरा कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो इसी कन्वेक्शन करंट के ऊपर काम करता है ना। ये जो करंट बन रहा है ना, हॉटर पार्टिकल्स का नीचे से ऊपर जाना, या ये कहिए हॉटर सरफेस से दूर जाना, और कोल्डर पार्टिकल्स का हॉटर सरफेस के नजदीक आना, इसी प्रिंसिपल पर कन्वेक्शन प्रोसेस वर्क करता है। और इस रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स को ही हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 4.7 एंड कन्वेक्शन, ये दोनों चीज हमारा कंप्लीट हो गया अभी। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कन्वेक्शन इन आवर लाइफ, है ना। बाकी आपके बुक में विशेष तौर पर एक्सप्लेन करके पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन लाइन बाय लाइन अगर पढ़ाने बैठेंगे तो आपको मूल कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे और आपको नहीं समझा पाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आपके लिए फायदेमंद क्या है? इस कंसेप्ट को समझना कि कन्वेक्शन बेसिकली होता क्या है और वो कैसे काम करता है ना। तो इन दोनों चीज का जिक्र कर चुके हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स, है ना। हीट ट्रांसफर करने का प्रोसेस है लिक्विड्स या गैसियस पार्टिकल्स के बीच में, है ना। तो और कैसे काम करता है? वो कन्वेक्शन करंट के प्रोसेस पे काम करता है, जिसमें क्या कहते हैं, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट? कन्वेक्शन करंट क्या करता है, ये क्या होता है? इसमें ये कहा जाता है कि हॉट सरफेस के नजदीक वाला पार्टिकल्स गर्म होने पर उससे दूर जाने लगता है और जो कोल्डर पार्टिकल्स है वो हॉट सरफेस के नजदीक आने लगता है। और ये जो पूरा साइकिल बन रहा है of moving away of particles and coming closer of colder particles, है ना, this whole procedure is known as convection current। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कन्वेक्शन कहाँ कहाँ देखा जा सकता है या कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लिखा है रेफ्रिजरेटर, है ना। आप देखे होंगे कि आपके घर में जितने भी फ्रिज होते हैं, जिनके भी घर में फ्रिज है, उसमें जो डीप फ्रीजर होता है ना, डीप फ्रीजर ऊपर होता है और जो सामान रखने वाला जगह होता है वो उसके नीचे होता है ना। जहाँ पे सब्जी रखते हैं, दूध रखते हैं, या साना हुआ आटा रखते हैं, या बचा हुआ सब्जी या बनाया हुआ दाल, ये सब चीज नीचे रखते हैं। और जो डीप फ्रीजर होता है जहाँ पर बर्फ जमा हुआ रहता है या आइस जमा हुआ रहता है, वो हमेशा रेफ्रिजरेटर में ऊपर होता है ना। इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर के अंदर एक छोटा फैन होता है जो एयर को सर्कुलेट करता रहता है। तो रेफ्रिजरेटर भी जो है वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है
क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कोल्डर है, ठीक है, और नीचे वाला जो रखा हुआ यूटेंसिल्स है, ये जो स्टोर किया हुआ खाना का सामान है वो नीचे रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू डीप फ्रीजर ज्यादा है ना। डीप फ्रीजर कम तापमान पे होगा तभी तो जमा हुआ है ना। और उसके नीचे जहाँ पे फल सब्जी वगैरह रखते हैं, अंडा रखते हैं, दूध रखते हैं, या और भी खाने का सामान रखते हैं, वो डीप फ्रीजर में नहीं रखते हैं। डीप फ्रीजर में आप वही चीज रखते हैं, जैसे दूध, पैकेट वाला दूध जो जमा हुआ होता है उसको डीप फ्रीजर में रखते हैं, या बर्फ जमाने वाला जो कंटेनर होता है वो डीप फ्रीजर में रखते हैं, या वो चीज आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, है ना। ये सब इसलिए रखते हैं क्योंकि बिल्कुल जमा हुआ चाहिए हमको, है ना। लेकिन टमाटर और मूली और गाजर और सब्जी जो उसको जमा हुआ नहीं ना चाहिए, उसको बस कम टेम्परेचर पे रखना है ताकि वो डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, है ना। तो इस प्रिंसिपल पर रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, कन्वेक्शन पे कैसे काम करता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ठंडा होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा गर्म होता है। तो होता क्या है रेफ्रिजरेटर में, नीचे का जो एयर है वो नीचे से ऊपर जाता है, और रेफ्रिजरेटर के पास का जो एयर पार्टिकल्स है वो ठंडा होने के कारण ऊपर से नीचे आता है। तो क्या होता है, आप अपने बुक में भी देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर अगर बना हुआ है तो हम एक रफ में बनाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये फ्रीज है ना, ये जमा हुआ है बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में, जिसको डीप फ्रीजर कहते हैं, जहां पे बर्फ जमाते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन है। और नीचे का जो रैक सब बना हुआ है ना, नीचे का जो रैक सब बना रहता है ना, और सबसे नीचे एक बॉक्स होता है जहां पर वो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम लोग वो धनिया पत्ती, मिर्चा और ये सब चीज रखते हैं, वो सबसे बॉटम में होता है, डब्बे ऐसा रहता है स्लाइड करने वाला, और बाकी बीच में रैक बनाया हुआ रहता है ना। तो ये कैसे काम करता है, नीचे का जो पोर्शन है वो ज्यादा टेम्परेचर पर है, तो यहाँ पर जो इतने पोर्शन में जो मौजूद एयर पार्टिकल्स है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो नीचे से जो इसमें मौजूद है वो ठंडे पार्टिकल, ठंडे सरफेस की ओर जाने का कोशिश करेगा, है ना। और जो ऊपर डीप फ्रीजर में मौजूद जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इसके अंदर एक 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 साइकिल बन जाएगा ऑफ रोटेशन ऑफ एयर। जो वार्मर एयर है वो ऊपर की ओर जाएगा, जो कोल्डर एयर है वो नीचे की ओर आएगा, है ना। जो वार्मर एयर है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, है ना, और जो कोल्डर एयर है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, वो अपने से हाई टेम्परेचर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और जो हाई टेम्परेचर पे मौजूद पार्टिकल्स है वो लो टेम्परेचर की ओर जाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर समझाए हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक साइकिल ऑफ रोटेशन ऑफ एयर बनता रहेगा, जिससे क्या होगा, पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक सामान्य तापमान का टेम्परेचर बना रहता है, जिसके कारण आप ऊपर कोई चीज रखिए या नीचे रखिए या सबसे नीचे रखिए, वो सब का सब चीज जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है, और सब का सब चीज जो है वो डिकम्पोज होने से या खराब होने से बच जाता है, और लंबे वक्त तक खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या ये कहिए कि सब्जी फल वगैरह जो है उसको हम लोग 4 दिन 5 दिन या हफ्ते दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जो ऊपर में डीप फ्रीजर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर है, तो वहां पर जो भी चीज लिक्विड होगा वो बिल्कुल जमा हुआ रहता है। जैसे अगर वाटर रखेंगे तो वो आइस बन जाएगा, अगर दूध का पैकेट रखेंगे तो वो दूध से जमकर वो बर्फ, आइस ऑफ मिल्क बन जाएगा, बिल्कुल जम जाता है ना। और अगर आइसक्रीम रखेंगे तो आइसक्रीम जमा हुआ रहेगा, वो पिघलेगा नहीं। अगर उसको डीप फ्रीजर से निकाल के बाहर रख देंगे, है ना, नीचे के रैक में रख देंगे, तो वो क्या होगा, वो अपने से ज्यादा टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो वो आइसक्रीम पिघल जाएगा, है ना। तो पूरा जो मैकेनिज्म है रेफ्रिजरेटर का वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, कन्वेक्शन करंट पर काम करता है ना। रूम हीटर जो होता है, जो घरों में जाड़े के दिन में इस्तेमाल किया जाने वाला रूम हीटर होता है, वो भी कन्वेक्शन करंट पे काम करता है। बट उसका टेक्निक क्या है, रूम हीटर हमेशा जाड़े के दिन में जमीन पर रखते हैं, या ये कहिए कि नीचे रखते हैं, है ना। जैसे एसी घर में ऊपर दीवार पर फिक्स किया रहता है, जो स्प्लिट एसी वगैरह होता है वो सबसे ऊपर में लगा रहता है, लेकिन जो रूम हीटर होता है वो नीचे रखते हैं, है ना, उसको ऊपर नहीं रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्या कारण है, जब रूम हीटर जो है वो उसका काम क्या है, उसको कमरे को गर्म करना है, उसको उसका क्या काम है, उसको जाड़े के दिन में कमरे को गर्म रखना है ताकि ठंड ना लगे। रूम हीटर का यही काम है ना। तो रूम हीटर क्या करता है,
रूम हीटर से निकलने वाला जो एयर है वो ज्यादा टेम्परेचर पर है ना, और कमरे में जो हवा में मौजूद जो एयर है वो कम टेम्परेचर है, तभी तो ठंडी का मौसम है ना। तो ठंडी के मौसम में जो कमरे में हवा होता है वो उसका तापमान कम होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, और ब्लोअर जो रूम हीटर है उससे निकलने वाला जो एयर है वो ज्यादा टेम्परेचर पर है। तो जो ज्यादा टेम्परेचर पर है वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और कमरे में मौजूद जो कम टेम्परेचर पर एयर है वो ऊपर से नीचे आने का कोशिश करेगा, है ना। तो क्या होगा, जब रूम हीटर की बात करेंगे तो मान लीजिए ये एक कमरा है ना, ये एक कमरा है, ये यहाँ पर फ्लोर पर एक रूम हीटर लगा दिए, ये क्या कर रहा है, ये हवा, गर्म हवा छोड़ रहा है ना, ये गर्म हवा छोड़ रहा है। तो ये गर्म हवा क्या करेगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और जो ऊपर में मौजूद ठंडा हवा है वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा। ये हॉट एयर है ना, ये हॉट एयर है, और ये कोल्डर एयर है, ये कोल्डर एयर है। कोल्डर एयर ऊपर से नीचे आएगा, और हॉट एयर जो है वो हॉट सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेगा। यही ना था कन्वेक्शन करंट, जो हॉटर पार्टिकल्स है वो हॉट सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेगा, और जो कोल्डर पार्टिकल्स है वो हॉट सरफेस के नजदीक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर गेन करना है ना। ये टेम्परेचर गेन कर चुका है, तो टेम्परेचर गेन कर देने के कारण उसका मोशन बढ़ गया, वो दूर भागने लगा। बात समझ आ गया। तो जिसको जो टेम्परेचर गेन कर चुका है उसका मोशन बढ़ेगा, वो दूर भागेगा, और जो टेम्परेचर गेन करने वाला है वो क्या होगा, वो हॉट सरफेस के नजदीक आएगा, ताकि वो हम टेम्परेचर गेन कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा कमरे में जाड़े के दिन में, इन विंटर क्या होगा, ये जो हॉट एयर है नीचे से ऊपर जाने लगेगा, और जो कमरे में मौजूद ठंडा हवा है, जो कोल्ड एयर है, जो कोल्ड एयर है वो क्या होगा, वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और रूम हीटर चलता रहेगा, क्या होगा, सारा का सारा हवा नीचे से ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर से आने वाला जो नीचे ऊपर से आने वाला जो कोल्ड एयर है वो हॉट सरफेस के नजदीक आएगा, रूम हीटर के नजदीक आएगा। तो जैसे ही रूम हीटर के नजदीक आएगा, नजदीक आते ही वो टेम्परेचर हीट एनर्जी गेन करेगा, है ना। जैसे ही हीट एनर्जी गेन करेगा उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो भी फिर ऊपर चला जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो कोई दूसरा कोल्ड पार्टिकल नीचे आएगा, कोल्ड एयर पार्टिकल नीचे आएगा। तो क्या होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट होते होते क्या होगा, कमरे में मौजूद जितना एयर पार्टिकल्स है वो सब का सब एयर जो पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर गेन कर चुका है, और उसका हीट एनर्जी गेन कर चुका है, और हीट एनर्जी गेन करने के कारण उन सब का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरे के पूरे कमरे में जो है वो जाड़े के मुकाबले, विंटर सीजन के मुकाबले कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थोड़ा गर्मी महसूस होगा और ठंड कम लगता है। ठीक है, एयर कंडीशनर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एयर कंडीशनर का उल्टा है, एयर कंडीशनर नीचे नहीं लगाते, एयर कंडीशनर हमेशा ऊपर लगाते हैं। क्यों, उसका काम क्या है, वो कोल्ड एयर फेंकता है, तो कोल्ड एयर ऊपर होगा तो ऊपर से वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और हॉट एयर जो है वो नीचे से एयर कंडीशनर की ओर जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। हॉट एयर जो है वो नीचे का जो कमरे में मौजूद, एयर कंडीशनर कब इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मी के दिन में जो गर्म हवा है कमरे में वो नीचे की ओर, तभी तो हमको गर्मी लग रहा है ना। और एयर कंडीशनर ऊपर लगाया गया, तो एयर कंडीशनर जो ऊपर लगाया गया वो ठंडा हवा फेंक रहा है। तो ठंडा हवा जो फेंक रहा है ना, मान के चलिए एक दूसरा कमरा ले लेते हैं, एक दूसरा कमरा ले लेते हैं, है ना। इस कमरे में जो है वो एयर कंडीशनर यहाँ पर ऊपर में दीवार में लगाया गया है ना। ये क्या कर रहा है, ये कोल्ड एयर दे रहा है। क्या दे रहा है, कोल्ड एयर दे रहा है, और नीचे क्या है, नीचे हॉट एयर है। ठीक है, तो हॉट एयर ऊपर जाएगा और कोल्ड एयर जो है वो नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, हॉट एयर नीचे से ऊपर की ओर उठेगा, हॉट एयर नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। क्यों, वो हीट एनर्जी लूज करना चाहता है, वो ठंडा होना चाहता है। और जो कोल्ड एयर निकल रहा है वो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी गेन करना चाहता है। तो जैसे ही एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि 1 मिनट में ही पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, इट टेक्स सम टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है क्या होता है कि ये जो
कन्वेक्शन करंट है उसके कारण एयर कंडीशनर से निकलने वाला हवा ऊपर से नीचे की ओर आता है, और कमरे में मौजूद गर्मी के दिन का जो हवा है वो गर्म है, वो नीचे से ऊपर की ओर उठने लगता है ना। तो एक साइकिल ऑफ बन जाता है जिसमें कोल्ड एयर ऊपर से नीचे आता है और हॉट एयर नीचे से ऊपर जाता है। और थोड़ी देर बाद समय बीतते बीतते 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में क्या होता है कि पूरे कमरे में मौजूद जितना भी एयर पार्टिकल्स है वो सब एयर कंडीशनर के द्वारा दिए हुए कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स के संपर्क में आने पर क्या होता है, पूरे के पूरे कमरे का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब कमरे का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम लोग को गर्मी नहीं लगता, गर्मी कम लगता है एज कम्पेयर टू अगर कमरे से बाहर निकलेंगे तो गर्मी है, गर्म हवा हवा आएगा, गर्मी लगेगा। लेकिन क्योंकि कमरा बंद है और एयर कंडीशनर चल रहा है तो एयर कंडीशनर क्या किया है, समय बीतते बीतते कन्वेक्शन करंट के कारण पूरे कमरे का टेम्परेचर कम कर दिया है, और टेम्परेचर कम करने के कारण जो है पूरा कमरा जो है वो ठंडा हो जाता है और गर्मी नहीं लगता है ना। तो प्रिंसिपल क्या है एयर कंडीशनर ऊपर लगाने का, क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि कोल्डर हवा ऊपर से नीचे की ओर आता है। और रूम हीटर का नीचे रखने का पर्पस क्या है, हॉट एयर नीचे से ऊपर जाता है ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल पर जो है वो रूम हीटर वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, एयर कंडीशनर वर्क करता है ना। जो विंड ब्लो करता है ना, ये भी दोनों प्रिंसिपल जो है, विंड ब्लो करना या सी ब्रीज होना, लैंड ब्रीज होना, ये ज्योग्राफी का टर्म है, आप चाहें तो ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। ये भी उन्हीं प्रिंसिपल पे काम करता है। आप पैराग्राफ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवा क्यों बहता है ना। हवा के बहने का भी वही कारण है, गर्म हवा गर्म जगह से ठंडे जगह की ओर जाता है, और ठंडा हवा ठंडे जगह से गर्म जगह की ओर जाने का कोशिश करता है। तो ये जो एयर है वो हॉटर सरफेस से कोल्डर सरफेस की ओर जाने की कोशिश करता है, और कोल्डर सरफेस पे मौजूद जो एयर है वो कोल्डर सरफेस से हॉटर सरफेस की ओर जाने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया में जो है वो विंड ब्लो करता है ना। विंड जो है ना, एयर और विंड में यही अंतर है। विंड क्या है, विंड हमेशा मोशन में होता है, फ्लो करता है, विंड में फोर्स होता है, विंड मोशन में होता है, एयर मोशन में नहीं होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, एयर इज नॉट विंड, एयर इज अ डिफरेंट थिंग, विंड इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो विंड क्या होता है, विंड जब हवा एक जगह से दूसरे की ओर बहता है ना तो उसको विंड कहते हैं। तो कारण क्या है, हवा क्यों बहता है, हवा बहने का कारण यही है कन्वेक्शन करंट। उसमें क्या होता है कि एक हॉटर सरफेस की जगह से कोल्डर सरफेस की ओर एयर फ्लो करता है, और कोल्डर सरफेस से एयर हॉटर सरफेस की ओर फ्लो करता है, तो विंड फ्लो करता है। और इसी विंड फ्लो करने के प्रोसेस में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है ना। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में हवा जो है वो जमीन से समंदर की ओर बहता है, और लैंड ब्रीज में समंदर से हवा जो है वो रात के वक्त जब समंदर गर्म होता है और जमीन ठंडा होता है तो रात के वक्त समंदर से हवा जमीन की, ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में होता है, जो तटीय इलाका होता है ना जहाँ पे समंदर होता है ना, वहीं पर ये प्रोसीजर देखने को मिलता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। वहां पर भी वही मैकेनिज्म है विंड फ्लो करने का, कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कन्वेक्शन एक्टिविटी 4.7 एंड कन्वेक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। कल फिर मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो कि होगा रेडिएशन, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा, और जिन वीडियोस को भेजा जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, बुक से को रिलेट करिए, मिलान करिए, और सब्जेक्ट मैटर को समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अपना ध्यान जरूर रखिएगा, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रहकर पढ़ाई करते रहिए, और अपना काम उन चीज़ों में लगाइए जिससे आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। दिन भर समय बर्बाद करने में, सोने में, खाने में और टीवी देखने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ और भी काम किया जा सकता है जिससे आप कुछ सीख सकते हो। कुछ काम ऐसा करिए जिससे आप कुछ सीखें, कुछ नया करिए, है ना। अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, अपना ध्यान रखिए, और कोरोना वायरस में अपने घर का और अपना भी बचाव करके रखिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।